ने सनातनियों की चुप्पी और सनातनियों ने जो सुनना चाहिए था, जो पढ़ना चाहिए था, वो सब कुछ छोड़ दिया। समाज कैसा हो, शिक्षा कैसी हो, आदर्श कैसे हो, मूल्य कैसे हो, परंपराएं क्या हैं, इन तमाम बातों को इस तथाकथित आजादी मिलने के बाद से हमने सारा जिम्मा इस देश के बौने, इस देश के लचर और कमजोर और सत्ता के लालची नेताओं के हाथ में छोड़ दिया। और हमको यह लगने लगा कि सब कुछ सत्ता करेगी, सारा काम सत्ता का है। और यह कभी नहीं सोचा कि एक राष्ट्र होता है, उस राष्ट्र में, उस राष्ट्र को चलाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, उस इंस्ट्रूमेंट को सरकार कहते हैं। यह सरकार एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है किसी राष्ट्र को चलाने के लिए। ये जो नियम, ये कानून है, ये राष्ट्र को चलाने के लिए है। जो एक देश है, जिसे आप देश कहते हैं, लोग कहते हैं देश और राष्ट्र में फर्क क्या है? राष्ट्र और देश में फर्क यह है कि राष्ट्र नहीं चलाया जा सकता किसी किताब से, देश चलाया जा सकता है कानून से, किताबों से, संविधान से, आईपीसी से। लेकिन राष्ट्र जो है, उसका निर्माण हजारों साल की सभ्यता के बाद, हजारों साल के बाद एक निर्माण होता है। उसमें परंपराएं होती हैं, उसमें कुछ मूल्य होते हैं। वो कोई संविधान की किताब नहीं बताती है, उस किताबों को हमारे यहां शिक्षा में नहीं जोड़ा गया। लिहाजा आज जब हम इन जिन चुनौतियों को देखते हैं तो हम सबको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये काम सरकार का है, ये काम सरकार ने क्यों नहीं किया, इस पे कानून क्यों नहीं बनाया, ये किताब क्यों ऐसे गलत छापी हुई है। हम बेसिकली इन 70 सालों में हमारे राजनेताओं ने सत्ता प्राप्ति के लिए जो नए नए नारे दिए, जो नए नए स्लोगन दिए, जो नए नए नैरेटिव बनाए, हम लोगों ने उसे राष्ट्र समझ लिया। और राष्ट्र और देश का जो विभाजन है, जो उसमें एक बारीक सी रेखा है, उसको समझने में गलती की। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जब आप कोई फंक्शन शुरू करेंगे तो जो हम दीपों का प्रज्वलन करते हैं, यह संविधान की किताब में नहीं लिखा है, यह राष्ट्र की पहचान है। हमें कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी प्रोग्राम जब भी शुरू करेंगे तो उसमें सरस्वती वंदना होगी, यह संविधान में नहीं लिखा है, यह राष्ट्र का हिस्सा है। लिहाजा हमने उन 70 सालों में जिन नेताओं ने जिन हालात में सत्ता प्राप्त की, और तथाकथित सत्ता मिलने के बाद भी कैसे अपने राज्य को, कैसे अपने देश पे सत्ता पे काबिज रहें, इसलिए ऐसे ही लोगों का चुनाव किया। न किसी के बारे में पूछा, न किसी के बारे में जाना, भारत का शिक्षा मंत्री कौन होगा, भारत का साइंस का मंत्री कौन होगा, हमने कोई चिंता नहीं की इस बात की। बल्कि राजनेताओं ने जो किया सो किया। हमारे समाज ने एक वो ऐसा समाज जो वाइब्रेंट समाज है, जो हर छोटी बात पे चर्चा करता है, हर छोटी बात पे डिबेट करता है। और हम तो उस परंपरा के लोग हैं जहां रामायण के ऊपर आजकल रामायण सीरियल चल रहा है, महाभारत चल रहा है, चाणक्य चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि रामायण के बावजूद भी उसमें जो भी कैरेक्टर हैं, उसमें सीता जी हैं, उसमें राम हैं, लक्ष्मण हैं, उसमें हनुमान हैं, उसमें जिस तरीके से राक्षसों के रोल में हम दूसरे रावण को देखते हैं, आप देखिए कि आज भी हमारी भावनाएं, फेथ, वाल्मीकि की लिखी रामायण में जो भी कुछ है, आज भी हम उस पर डिबेट करते हैं। अगर हमें लगता है कि ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, और हम आज के परिप्रेक्ष्य में जब रामायण और महाभारत को देखते हैं, तो हमें हमारा समाज इस बात की छूट देता है कि हम उस पर चर्चा कर सकें। अगर हमारे मन में कोई तर्क है, वो गलत है, सही है, हम तब भी उस पर कर सकते हैं। वो समाज, उस समाज ने कभी ये नहीं पूछा कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, कहां से आए, क्यों बनाया, क्या उन्होंने किया। इसलिए जो राजेश भाई ने, जो चेतना मंच के तमाम सारे लोगों ने जो आज का टॉपिक रखा है कि भारत के सामने चुनौतियां, ये चुनौती तो 1947 से शुरू हो गई थी,
लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उन हालात में हमें इस बात के लिए नहीं चेताया कि ये सत्ता प्राप्ति के बाद सत्ता की लड़ाई में जो राष्ट्र निर्माण का काम होना चाहिए था, वो राष्ट्र निर्माण का काम नहीं हुआ, बल्कि सरकारें निर्माण करने का लगातार प्रयत्न किया गया। हमारी सरकार कैसे आए, हम अपने एजेंडे को कैसे चलाएं, वो उनका निजी एजेंडा हो सकता है, राष्ट्र की चिंता नहीं की। इसलिए जो राष्ट्र निर्माण शुरू के 10 सालों में होना चाहिए था, जो दुनिया में हम जब देखते हैं कि सारे देश जब जब भी समय समय पर जब आजाद हुए, तो उसके शुरू के 10 सालों में कोई चुनावी राजनीति नहीं हुई। उन्होंने पहले राष्ट्र के लिए वो किया जो वोट बैंक से या चुनाव की राजनीति से दूर रह करके किया जा सकता है। लेकिन हम बदकिस्मती से हमारे यहाँ चुनाव की राजनीति पहले शुरू हो गई। बदकिस्मती से भारत की आजादी की घोषणा जो तथाकथित है, उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, उससे पहले ही कैबिनेट तय हो गई। लिहाजा हम पहले दिन से इस गुणा भाग में लग गए कि हमारे लिए क्या महत्व है, हम किस तरह सत्ता पर रहेंगे, हमारी विचारधारा कैसे चलेगी, और कैसे सने शने हम अपने अपने सत्ता पे बने रहने के लिए इस राष्ट्र के अंदर जो लोग हैं उनको कैसे बांटेंगे, कैसे उनको गलत बात बताएंगे, कैसे गलत नैरेटिव क्रिएट करेंगे, कैसे हमारे पूर्वजों के बारे में हमें बुरा भला बताया जाएगा, कैसे जो उस वक्त के विलियन थे, जो जो हम कह सकते हैं कि उस राजनीति और उस स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों का डूबियस कैरेक्टर था, कैसे हमने उनको महान बना दिया, कैसे हमने उन महान लोग जो जिनको आज हम याद करते हैं 70 सालों के बाद, जब वो जमीन से बाहर निकल के आते हैं तो एक ताकतवर सच की तरह हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तब हमको ये चिंता होती है कि सुभाष चंद्र बोस को क्या किया गया, हम सोचते हैं कि वीर सावरकर के साथ क्या किया गया, हम सोचते हैं कि क्यों आज भी एक युवा जिसको 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ा दी गई, उस भगत सिंह को आज भी भारत के इतिहास में, भारत के आर्काइव में आतंकवादी कहा जाता है। तो सवाल यह है कि अगर हमने ये सोचा होता, हमारे बुजुर्गों ने किससे कहानी सुनाए होते, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है, और 70 साल किसी राष्ट्र के निर्माण में, 70 साल किसी देश के इतिहास में एक लम्हे के बराबर होता है। आज जमीन से सच निकल रहा है और लोग जानना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, उनको वो कैसे गायब हो गए, वो कहां चले गए। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे भारत में एक आदमी जिसका बाप दादा नाना कोई रिश्तेदार छोटा बड़ा भारत का नहीं था, उससे भारत का संबंध भी नहीं था, कैसे एक शख्स जो मक्का में 1888 में पैदा होता है और उसके बाद वो बंगाल आता है 1902 के अंदर, और फिर वो आदमी कभी एक कॉलेज में नहीं गया, किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं गया, किसी हिंदी स्कूल में नहीं गया, किसी उर्दू स्कूल में नहीं गया, और वो शख्स भारत का पहला शिक्षा मंत्री 15 अगस्त 1947 को बन जाता है। उसने कोई शिक्षा नहीं ली सिवाय मदरसे के, जो अरबी फारसी जानता था, जो भारतीय नहीं था, जो भारतीय भाषाएं नहीं जानता था, जो भारतीय सिस्टम नहीं जानता था, यहाँ के रूल परंपराएं मान्यताएं नहीं जानता था। क्या बात थी कि वो आदमी बंगाल में आके बसा, और वहां जहां पावर सेंटर था, और किस तरीके से धीरे 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 वो भारत की राजनीति में घुसा और किस एजेंडे के साथ आया, और हमने नहीं पूछा। तो भारत का पहला शिक्षा मंत्री सिर्फ मदरसे का प्रोडक्शन, और जो कुछ उसने किया आज 70 साल के बाद देश को पता चल रहा है, क्योंकि इसमें हमारे सनातन भाइयों ने कभी वो खोज नहीं करने की कोशिश की। वो किताबें जो लोग लिख के गए थे, खुद मौलाना आजाद ने अपने बारे में जो किताब लिखी है, हमने उस किताब को नहीं पढ़ा। अगर हम इस किताब को पढ़ लेते तो आज जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों में हम खड़े हैं, ये देश 1947 के बाद आज फिर एक बार एक ऐसी तरफ खड़ा हो गया है जहां लगता है कि ये देश अपने वजूद में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। इस चिंता का कारण यह है कि जो कुछ भी हमारे पास था, हमने सब कुछ ये सोचा कि सरकार ने जो बताया है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, वही सत्य है। लेकिन सत्य कुछ किताबों में कुछ लोग लिख के गए हैं, उसको हमने नहीं पढ़ा। मैं बात कर रहा हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद की। हमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मौलाना अबुल कलाम का असली नाम क्या था, जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री था। अगर उसका हमको पूरा नाम भी पता होता तो हम ये सवाल पैदा पूछते, अपने बच्चों से पूछते, अपने बुजुर्गों से पूछते कि भाई ये तो सच सच बताओ कि ये मौलाना आजाद जो मक्का में पैदा हुआ, जिसका खानदान भारत में कहीं नहीं था, ये कैसे आया और पहला शिक्षा मंत्री बन गया।
हमने ये बात नहीं पूछी, इसलिए मैंने कहा कि ये बात भी सब में पूछना चाहिए कि जब आप परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछते हैं बच्चों से कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है, तो 99% बच्चे गलत जवाब लिखते हैं। लेकिन हमने ये नैरेटिव क्रिएट किया। आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि राजेश भाई ने बताया कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली है। मैं आपको उसमें एक बात ऐड कर देना चाहता हूं, शिक्षा लेने तो लोग बहुत आते हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ हूं, मेरा परिवार वहां 1947 से रह रहा है। उसके बावजूद आप पैदा होने के बाद न सिर्फ पढ़ते हैं, बल्कि आप दूसरी चीजों की तरफ आपकी तलाश बढ़ जाती है, जिससे आपको ये चिंता होती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो बताया जा रहा है वही सच है, सच कुछ और भी है। ये जिज्ञासा वहां पैदा होने और वहां पढ़ने की वजह से हुई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कहीं बाहर नहीं जाना है, नहीं AK-47 की बात करनी है, न AK-57 की बात करनी है। आज हमारे मन में, आज हमारे दिमाग में जो 70 सालों में झूठ भर दिया गया है, ये झूठ जैसे जैसे भी डिमोलिश होगा, ये तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, रेफरेंसेस के साथ जैसे जैसे आप इसको डिमोलिश करेंगे, यकीन मानिए 2014 हजारों साल तक पैदा होते रहेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, अपनी जनरेशन को सच बात बतानी है। क्या मौलाना आजाद का पूरा नाम हम में से किसी को पता है? उनका पूरा नाम है सैयद गुलाम मोइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। ये उनका पूरा नाम है। लेकिन भारत में आने के बाद एक एजेंडे के तहत, एक रणनीति के तहत उन्होंने खुद अपनी किताब, जो ये खुद मौलाना आजाद लिख के गए हैं, जिसका प्रीफेस हुमायूं कबीर ने लिखा है, जिनका बेटा आजाद भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुआ, और आप सब जानते हैं वो अल्तमश कबीर ने क्या किया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस किताब में जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री था, उसने किताब लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम लिखने के बाद उस आदमी ने एक और झूठ बोला देश के साथ, एक और गद्दारी की देश के साथ। और वो आदमी कितना कमजोर और डरपोक था कि अपने मरने के पहले, उनकी मौत 22 फरवरी 1958 में हुई है, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा और ये कहा कि ये जो इंडिया विंस फ्रीडम किताब है, इस किताब के साथ में कुछ सच्चाइयां लिखना चाहता था, लेकिन लिख नहीं पाया। मैं कहता हूं कि लिख नहीं पाए नहीं, बल्कि तुमने लिखा नहीं, इसलिए कि अगर तुम वक्त रहते ये लिख देते तो लोगों को तुम्हारा चरित्र और किरदार पता